हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश ओझा आपका स्वागत करता हूं वेदवरा स्मार्ट लर्निंग ऐप पर, है ना। और हम लोग क्या क्लास 10th का टर्म 2 रिवीजन सीरीज़ देख रहे हैं साइंस फिजिक्स के लिए। और चैप्टर है हमारा क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने पिछले वीडियो में अपने देख लिया था क्या, फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर फोर्स क्या लगता है, ये हमने देख लिया था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने देखा था। फोर्स मैक्सिमम मिनिमम कब होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आई एम श्योर कि आप वो क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक मोटर की चर्चा करेंगे। और दिमाग में रख लो इस बात को एकदम कि यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, पूछे ही जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। चाहे लॉन्ग आंसर पूछ दिया जाए जो 4 या उससे ज़्यादा मार्क्स के होंगे, या शॉर्ट आंसर्स, ऑब्जेक्टिव, वन वर्ड टाइप, जैसा भी क्वेश्चन हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है। तो एकदम कान खड़े कर लो अपने, बिल्कुल, और कान खड़े करके सुनना है ना। जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से समझना है और देखना है। चलिए, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर क्या है? मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अभी चल रहा है गर्मी का मौसम, और गर्मी के मौसम में हमारे लिए ऐसा कहो कि मतलब प्राण बचाने वाली चीज़ है पंखा, फैन। आप क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और पंखा रोटेट करना, घूमना शुरू हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें लगा हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं, सिचुएशंस हैं जहां इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बहुत सारे मशीन्स में यूज होता है। जैसे सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं ना, आपके लैब में सेंट्रीफ्यूजेस होंगे जिसमें आप रख के चीज़ों को ब्लेंड करते हैं, या लैब्स में होते हैं ब्लड सैंपल्स में चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए, है ना। सेंट्रीफ्यूज में मोटर का इस्तेमाल होता है। कई और डिवाइसेज हैं, जैसे वो स्क्रू ड्राइवर वगैरह हुआ, या मैकेनिकल डिवाइसेज जो होती हैं उनमें, जिनमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनमें मोटर। कार्स, आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं तो इनमें भी मोटर्स का इस्तेमाल होता है। काफ़ी इस्तेमाल होने वाला, काफ़ी यूजफुल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है मोटर, और काफ़ी सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है मोटर। इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, इसको समझना बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की। ठीक है, तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स लगता है। ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा, और ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, आई करंट हो गया, तो इस पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। इससे रिलेटेड चीज़ों की चर्चा हम पिछले क्लास में ही कर चुके हैं। तो अगर आपसे पूछे कि आप प्रिंसिपल बताइए, किस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है, तो आप कहेंगे द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और सिंपली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. The magnitude of the force depend upon the magnitude of electric current, electric field, and the angle between the current and the field. And the direction of the current is given by Fleming's left hand rule, which we have studied earlier in our class. ठीक है, तो अब हम प्रिंसिपल डिस्कस करने के बाद बात करेंगे मोटर के स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, और इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मोटर में क्या होता है कि सेट ऑफ मैग्नेट्स, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल के बीच एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है जो जनरली यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फील्ड मैग्नेट्स। क्या बोलते हैं, ये मैग्नेट्स जो हो गए, ये हो गए फील्ड मैग्नेट्स। समझ गए। दूसरी चीज जो होती है इसमें काफी इंपॉर्टेंट, वो है हमारा आर्मेचर। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप चीजों को सही से देख सकें, है ना। ये है हमारा आर्मेचर।
आर्मेचर क्या होता है? कॉपर की कॉइलिंग, एक सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉपर वायर की काफी ज्यादा कॉइल्स के साथ कॉइलिंग की हुई होती है, और ये क्या होता है? फ्री टू रोटेट होता है। ये क्या होता है? फ्री टू रोटेट, फ्री टू रोटेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर। समझ गए? जो कहां प्लेस्ड होता है? तो इन मैग्नेट्स के द्वारा प्रोड्यूस हुए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज्ड होता है। क्लियर? हमारे पास फील्ड मैग्नेट्स हैं, आर्मेचर है। ये आर्मेचर, इसके जो फ्री एंड्स है ना, वो जुड़े हुए होते हैं। ये जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इस स्ट्रक्चर से, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ये वाला छोटा सा, ये जो ऐसा दिख रहा है, ये है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक हाफ रोटेशन के बाद करंट के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। क्या? हाफ रोटेशन के बाद करंट के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर जो जुड़े हुए होते हैं दो कार्बन ब्रशेज से। दोनों कम्यूटेटर्स, ये दोनों जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं, ये यहाँ पे दो कार्बन ब्रशेज लगे हुए होते हैं ना, इन कार्बन ब्रशेज से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये वाला, ये कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं? ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर से कांटेक्ट में होते हैं और एक जस्ट टर्मिनल का काम करते हैं। ठीक है, जहां से हम फिर इलेक्ट्रिक पावर सोर्स को कनेक्ट कर सकें। आखिर मोटर को चलने के लिए चाहिए क्या? ये इनपुट के तौर पे क्या लेता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउटपुट के तौर पे क्या देता है? मैकेनिकल एनर्जी। तो दो पॉइंट्स तो चाहिए जहां पे आप क्या कर सकें, जहां पे आप अपने पावर सोर्स को कनेक्ट कर सकें। तो ये जो दो ब्रशेस होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये हमारे लिए पॉइंट सोर्स का काम करते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ क्या एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स का काम करते हैं, जहां हम अपने इलेक्ट्रिक सोर्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। ग्रेफाइट का क्यों यूज किया जाता है, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से मैं जल्दी से आपको इसके बारे में बता दूं कि इसमें क्या होता है। मैग्नेट्स होते हैं, फील्ड मैग्नेट्स जिनको बोलते हैं, जो एक यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या होता है? तो कॉपर वायर की काफी तगड़ी कॉइलिंग की हुई होती है ना, और रेक्टेंगुलर कॉइल्स होते हैं कॉपर वायर के, और ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर किए होते हैं। आपने पीछे के क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉफ्ट आयरन कोर पे जब सोलेनॉइड बनाया जाता था तो काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। इसलिए यहां भी क्या सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये आर्मेचर फ्री टू रोटेट होता है, बड़े आराम से ये रोटेट कर सकता है। ठीक है, इसके कॉइल के जो एंड्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर से, है ना। ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या करता है? तो ये करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करता है एवरी हाफ रोटेशन के बाद। ऐसा क्यों करना जरूरी होता है, ये हम अभी जब मोटर का फंक्शन पढ़ेंगे वहां इस चीज की चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा कम्यूटेटर जुड़ा हुआ होता है दो ब्रशेस के साथ, और ये ब्रशेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि यहां से वायर्स निकलती हैं जो इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट होती हैं। मतलब ब्रशेस ही टर्मिनल की तरह काम करते हैं जहां हम अपना पावर सोर्स लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जो चीजें समझे इनको एक एक करके लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए मैं आपको कलाकारी दिखाता हूं और अपने हाथ से इलेक्ट्रिक मोटर बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे हो गए क्या, मैग्नेट्स, फील्ड मैग्नेट्स, जिनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। पढ़ा है ना आपने, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर। कहीं पढ़ी हुई बातें भूल तो नहीं रहे हैं? अगर भूल रहे हैं रिवीजन में लग जाइए तुरंत, है ना। एग्जाम के पास मैं बार बार आपको एक ही चीज बताता हूं, एग्जाम के पास आने पे यही एक एक्शन है जो आप ले सकते हैं, जो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। वो है रिवाइज, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज थिंग्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे ना, चीजें आपके दिमाग में घुसती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए इस रिवीजन को अभी के लिए तो हम मिटा देते हैं।
हाँ, ये हो गए हमारे फील्ड मैग्नेट्स। ठीक है, इन फील्ड मैग्नेट्स के बीच क्या होता है, इन फील्ड मैग्नेट्स के बीच हमारा आर्मेचर होता है। वैसे तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैं आपके सुविधा के लिए इसको क्या बना देता हूँ, एक ऐसे रेक्टेंगुलर सिंगल कॉइल के तौर पे दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये जो है एक फ्री टू रोटेट शाफ्ट पे अरेंज्ड होता है। जनरली अंदर जो है वो क्या होता है, आयरन, सॉफ्ट आयरन का कोर होता है जो बड़े आराम से रोटेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो दो इसके एंड्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं स्प्लिट रिंग्स, दो स्प्लिट रिंग्स से ऐसे। इनको हम R1 R2, अपने आर्मेचर को हम AB CD बोल सकते हैं। ये जो दोनों रिंग्स है ना, ये कनेक्टेड होते हैं दो ब्रशेज से। ये हो गए हमारे दो कार्बन या ग्रेफाइट ब्रशेज जो टर्मिनल का काम करते हैं। और ये जो ब्रशेज होते हैं ये कनेक्ट होते हैं वायर से, जिससे हम अपना पावर सोर्स लगाते हैं। अच्छा, ये जो मोटर है ना, इसको डीसी मोटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीसी मोटर। आप कहेंगे सर ये डीसी क्या है, अभी तक तो हमने डीसी वर्ड सुना ही नहीं है। एक्चुअली करंट के दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, डीसी और एसी। इस चीज की चर्चा हम करेंगे जब हम डायनेमो या फिर जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, तो हम डीसी और एसी की चर्चा डिटेल्स में करेंगे। बस अभी आप इतना जान लीजिए कि हम जिस मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो डीसी मोटर है। फिर आप पूछ सकते हैं तो सर एसी मोटर का क्या। एसी मोटर आपके सिलेबस की चीज नहीं है, एसी मोटर आपको नहीं पढ़ना है ना। हालांकि जो मार्केट में मोटर्स, जो आपके घर में फैन में होता है ना, वो एसी मोटर ही होता है। कई सारे तरह के एसी मोटर्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस के बाहर की चीज़ें हैं। तो हम अपना ध्यान कहाँ लगाएंगे, अपने डीसी मोटर पे लगाएंगे। स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया, आप भी डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, खूबसूरत सा बढ़िया सा डायग्राम एग्जाम में बना के आएंगे। अगर पूछा तो बिना पूछे नहीं बनाना, मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो, तो नॉर्थ साउथ पोल्स के बीच में एक आर्मेचर, स्प्लिट रिंग्स, ब्रशेस और क्या, कनेक्टिंग वायर्स। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हुआ इलेक्ट्रिक मोटर का। क्या क्या चीजें इनमें होती हैं हम लिख लेते हैं ऐसे। फील्ड मोटर्स, फील्ड मैग्नेट्स, दूसरी चीज जो होती है वो क्या होती है, आर्मेचर। है ना, आर्मेचर। तो पहली चीज हमने क्या देखी, फील्ड मैग्नेट। दूसरी हमने क्या देखी, आर्मेचर। ठीक है, तीसरा स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स। चौथा क्या है, कार्बन या ग्रेफाइट ब्रशेस। ये चार मेन हमारे कंपोनेंट्स हो गए किस चीज के, इलेक्ट्रिक मोटर के। ठीक है, एकदम क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे, चीजें बिल्कुल समझ में आएगी। डायग्राम से रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, चीजें और कॉन्क्रीट हो जाएंगी। और रिवीजन करेंगे ना तो समझिए कि बातें आपके डीएनए में चली जाएंगी, फिर वो आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो ये हुए हमारे फील्ड मैग्नेट्स। ये हमारा कॉयल हुआ क्या, आर्मेचर का, ABCD कॉयल नाम दे दिया हमने। R1 R2 हमारे दोनों रिंग्स हुए, और ये B1 और B2 हमारे ब्रशेस हुए। ये तो हमने देखा क्या, स्ट्रक्चर अपने इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे फंक्शन इलेक्ट्रिक मोटर का। फंक्शन बताने से पहले मैं आपको, नहीं बताने के बाद ही क्वेश्चन दूंगा, पहले मैं आपको फंक्शन बता देता हूं। ठीक है, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कैसे इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है, हम जल्दी से एक
छोटा सा वेरी सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी एन एस R1 R2 सारी चीज़ें नाम तो समझ गए होंगे आप। B1 B2 सर बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए क्या इसको? हाँ ये। अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल फंक्शन को एकदम आराम से धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे। जब हम करंट सप्लाई को ऑन करेंगे, यहां से ए बी कॉइल की हम बात करते हैं। ये जो हमारा ए बी कॉइल है, इसमें क्या है, ये हमारा डायरेक्शन है करंट का, क्लियर? और ये हमारा डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे, वैसे मैं आपको एक और आसान रूल बताता हूं, है ना, स्क्रू रूल जिसको बोलते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन यहां मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है I और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है B, तो आपको क्या करना है, आपको करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आना है। करंट से आना है किधर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और ऐसा करते समय आपको देखना है कि आप क्लॉकवाइज आ रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, ठीक है? अगर आप क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो एक स्क्रू को दिमाग में रखिए, स्क्रू, और उसको आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो क्या होता है, अंदर की ओर मूव करता है। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है, वो बाहर की ओर मूव करता है। तो अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ऐसे, तो मतलब कि इस कॉइल पे फोर्स लगेगा कहां, अंदर की ओर। वेरी सिंपल। स्क्रू रूल में क्या करना है कि आपको करंट से जाना है किधर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, क्लियर? और बस देखना है कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपको अपने दिमाग में अज्यूम करना है कि स्क्रू, और याद रखना है कि क्लॉकवाइज स्क्रू टाइट होता है यानी कि अंदर की ओर जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू बाहर की ओर आता है। तो यहां हम बड़े आराम से निकाल लेंगे कि फील्ड अंदर की ओर है, मतलब फोर्स, सॉरी फील्ड तो इधर है, फोर्स अंदर की ओर लगेगा, है ना। आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल लगाते जाएंगे, आप बेकार उंगलियों को आप परेशान करेंगे, है ना। एग्जाम में अगर आपसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूछे तब तो आप लिख ही देंगे। यहाँ एप्लीकेशन के लिए आप उंगलियों से लिखने का काम करें, क्यों उनसे करंट और डायरेक्शन निकालने का काम करेंगे। सीधे हम क्या लगाएंगे, स्क्रू रूल, है ना। तो हाँ पता है आप लोग बोल रहे होंगे सर मैं लेफ्ट हैंड से नहीं लिखता, पर मैं तो लिखता हूं। चलो, करंट का डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने स्क्रू रूल से पता किया कि ये जितने भी ऐसे इस आर्मेचर में जितने भी ऐसे कॉइल होंगे उन पे करंट कहां लगेगा, उन पे फोर्स कहां लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। फोर्स इस पे अंदर की ओर लगेगा, ठीक है। अब हम जरा इस पार्ट की बात करते हैं। तो इस पार्ट में करंट का डायरेक्शन क्या है, ठीक उल्टा है, ऐसे नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड तो भाई वही है, बी। आप I से जाएंगे B के तरफ, फिर से स्क्रू रूल लगाना है। करंट से जाना है किधर, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ। तो आप देखेंगे कि आप चेंज हो गए बिल्कुल, अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि फोर्स बाहर की ओर लगेगा, एकदम सिंपल सी चीजें हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स बाहर की ओर, यानी कि इस वाले सेक्शन पे फोर्स लगेगा बाहर की ओर। अब इस बोर्ड को ही आप एक कॉइल समझ लीजिए। इस आधे बोर्ड को मैं अंदर की ओर दबा रहा हूं और इस आधे बोर्ड को मैं बाहर की ओर धकेल रहा हूं, तो क्या होगा, ये बोर्ड रोटेट कर जाएगा इस एक्सिस पे। तो हमारा आर्मेचर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। आप एक क्वेश्चन सिंपल उठा सकते थे कि सर BC और AD कॉइल की आपने चर्चा नहीं की। दिमाग से फिर से चीजों को जरा सा रिफ्रेश कीजिए कि BC कॉइल में करंट का ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन है। BC कॉइल में करंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, कोई फोर्स नहीं लगने वाला BC कॉइल पे, ठीक है। फोर्स ओनली AB और CD कॉइल्स पे लगेंगे, क्लियर।
ए बी पे किधर लगेगा, अंदर की ओर, इनवर्ड। इस डायग्राम में हो सकता है आपके बुक में दूसरा डायग्राम दिया हो, मैंने जो डायग्राम बनाया है इसमें अब अगर ये मैं माइनस इधर प्लस इधर कर दूं तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, मैं ये नॉर्थ साउथ पोलैरिटी चेंज कर दूं तो भी चीजें चेंज हो जाएंगी, ये तो आप समझ सकते हैं। तो ए बी कॉइल पे इस डायग्राम में फोर्स लगेगा अंदर की ओर, और सी डी कॉइल पे इस डायग्राम में फोर्स लगेगा बाहर की ओर। हमारा आर्मेचर एक बार क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। जैसे ही आधे रोटेशंस, एक पूरा नहीं आधा रोटेशन पूरा होगा, यानी कि अब मैं फिर इसी चीज को ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे आप समझेंगे। जैसे ही आधा रोटेशन पूरा होगा कि हमारा सी डी कॉइल आ जाएगा कहां, ए बी कॉइल के पोजीशन पे। मैं फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूं एक बार आपको समझाने के लिए ना, जितनी मेहनत करनी पड़े हम लोग करेंगे, बस आपको क्या करना है, मेहनत से नहीं भागना है स्टूडेंट्स, क्योंकि इट इज द हार्ड वर्क विच पेज। कुछ भी काम नहीं आता, जो काम आता है वो क्या है, आपकी मेहनत, आपका एफर्ट। तो ये हमारा आर्मेचर। अब हमारे आर्मेचर का पोजीशन चेंज हो गया है ना। ए बी देखिए, ए बी आधे रोटेशन के बाद इधर आ गया है और सी डी यहां आ गया है, क्लियर। लेकिन यही काम में आते हैं हमारे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स। इसी समय ये R2 रिंग भी तो साथ में रोटेट होके B1 के साथ आ गया है, मतलब ये है R2 जो आ गया है B1 के साथ, और ये है R1 जो आ गया है B2 के साथ। चीज़ों को दिमाग में विजुअलाइज कीजिए, इमेजिनेशन, है ना। ये B2 और R2 जो कनेक्शन में थे, अब क्या हुआ है कि B1 और R2 कनेक्शन में आ गए हैं, और ये B1 और R1 जो कनेक्शन में थे, अब R1 B2 के साथ कनेक्शन में आ गया है। R1 किसके साथ कनेक्शन में आ गया है, B2 के साथ। चीजें बिल्कुल रिवर्स हो गई हैं, है ना। और ये क्या करेगा, इंटरनल आर्मेचर में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, ठीक है। जैसे यहां जो था CD डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, अब बिल्कुल उल्टा होगा, DC डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और AB डायरेक्शन में ना होके BA डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और आप फिर से समझ सकते हैं कि चीजें वैसे ही मेंटेन रहेंगी। इस DC कॉइल पे अंदर की ओर और AB कॉइल पे बाहर की ओर फोर्स लगेगा, और ये आर्मेचर घूम के एक और हाफ रोटेशन पूरा करेगा और अपने पहले वाली यानी कि इस स्थिति में पहुंच जाएगा, इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, और ये रोटेशन लगातार चलते रहेगा, है ना। दो ही चीजों ने रोल प्ले किया, एक फ्लेमिंग्स रूल, या आप स्क्रू रूल आपने लगाया, लेकिन आप लिखेंगे फ्लेमिंग्स रूल को ही। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्शन निकालने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया, अगर क्वेश्चन में पूछे कि आर्मेचर में, मोटर के आर्मेचर में फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आप कौन सा रूल यूज करेंगे, तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहेंगे। स्क्रू रूल मैंने आपको बताया आपके कन्वीनियंस के लिए, चीजों को समझने के लिए। तो पहली चीज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने अपना रोल प्ले किया। दूसरी चीज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ने अपना रोल प्ले किया, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शन इलेक्ट्रिक मोटर का हम समझ चुके हैं। एक बार फिर मैं फंक्शंस को ओरली, अगर आपसे कोई पूछे कि फील्ड मोटर का फंक्शन बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फील्ड मोटर, फील्ड मोटर कौन सा काम करता है, हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का काम करता है। फिर आपसे कुछ पूछे आर्मेचर का क्या काम है, भैया हमारा आर्मेचर ही तो है जो बेचारा फोर्स बियर कर रहा है, इसी से तो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसपे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है। आपसे कोई पूछे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्यों यूज होता है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज होता है ताकि वो हाफ रोटेशन के बाद आर्मेचर के अंदर के करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दे, जिससे कि फोर्स का डायरेक्शन नहीं चेंज हो, है ना। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर अ हाफ रोटेशन सो दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कॉइल या ऑन द आर्मेचर रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन। फाइन। आपके कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं,
कार्बन ब्रशेस जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट का काम करते हैं, या ये हमारे आर्मेचर को या स्प्लिट रिंग को सोर्स से कनेक्ट करने का काम करते हैं। यहां एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई कार्बन? कार्बन क्यों? कार्बन की दो प्रॉपर्टीज की वजह से। एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप कहेंगे सर कार्बन तो कंडक्टिव नहीं होता ना। बिल्कुल, ग्रेफाइट कंडक्टिव होता है और कार्बन के कई सारे फॉर्म्स पाए जाते हैं नेचर में, तो ग्रेफाइट यूज किया जाता है। पहली कंडक्टिव प्रॉपर्टी, और दूसरी कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। क्यों? ये काफी चिकना सॉलिड होता है ना, तो इसको इसलिए यूज किया जाता है ताकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो, एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा नहीं हो। तो सारी चीजों का हमने फंक्शन देख लिया, अपने मोटर का हमने इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर देख लिया। मुझे लग रहा है आप चीजों को पूरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इतने अच्छे से समझ गए होंगे कि आप ये दो क्वेश्चंस तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। क्वेश्चंस को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये पीछे के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, पिछले एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। और आपको पता है क्या करना है, ऐप स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से, और वहां पे इन सारे टॉपिक्स के अच्छे से बनाए हुए वेल लेवल्ड एंड एक्सप्लेन डायग्राम्स मिल जाएंगे, और भी एडिशनल वीडियोस मिलेंगे आपको। तो तुरंत जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करो, हमारे चैनल को फॉलो करो और अपनी तैयारी को बढ़ते रहने दो। मिलते हैं अगले क्लास में।